नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से चौधरी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन हाँ ये मुलाकात बहुत ही ज़बरदस्त है। कारण ये कि आप सभी के लिए महा मैराथन लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप जानते हैं जब आप पूरे सेशन तैयारी करते हैं, लेकिन वे छात्र जो पूरे सेशन तैयारी नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक हफ्ते का जो अंतिम जो अवधि होती है वो भी उनके लिए बिल्कुल गोल्डन पीरियड के समान होता है, क्योंकि वो उसमें मैराथन कक्षा के द्वारा जो है एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों बात ये है यहाँ पर कि आज हो गई है जो तारीख आपकी, वो हो गई है 8। अब आपके पास 5 दिन का समय शेष है, कई लोगों के पास 6 दिन का है, क्योंकि 14 और 15 तारीख का जो है वो एग्ज़ाम है। तो इसमें हम आपको आज संपूर्ण भूगोल कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इधर उधर के एक भी प्रश्न नहीं है, सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई प्रश्न हैं जो बार बार सीटेट में रिपीट हो रहे हैं, कई प्रश्न संभावित प्रश्न हैं। मेरी दृष्टि से जो मुझे लगा कि जो ये इंपॉर्टेंट है वो बनाया है हमने। ये सभी प्रश्न को यदि आपने कर लिया, इसमें 25 के लगभग प्रश्न होंगे। अगर इन 25 को आपने कर लिया तो ये देखिए भूगोल के प्रश्न लगभग आपके पेपर में 10 प्रश्न कम से कम देखने को मिलेंगे। इन 25 में से हो सकता है कि आपको वही 10 देखने को मिल जाएं। तो आइए बिल्कुल ध्यान से, और इसका पीडीएफ भी आप तक भेज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? जी हाँ दोस्तों, रात के समय आसमान में जो चीज़ें चमकती हैं तो वो तारा भी होता है, ग्रह तो नहीं होता, लेकिन खगोलीय पिंड। जी हाँ, क्योंकि तारा जो होता है, तारों के अपनी चमक नहीं होती है। हमेशा याद रखिएगा, तारों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड ही रात के समय आसमान में चमकते हैं। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा तो चमकता ही चमकता है। तो यहाँ पर जो इसका प्रथम उत्तर होगा वो होगा खगोलीय पिंड। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि 8 टोटल जो है ग्रह हैं। 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन प्लूटो को बौना ग्रह साबित कर दिया गया। तो जो 8 ग्रह उसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्रम से 8 ग्रह हैं। तो इसमें प्रश्न करता है कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रश्न सीटेट में कई बार आया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं। ये प्रश्न पूछा है सीटेट ने, आप देख सकते हैं पिछला पेपर उठा करके। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से आंतरिक ग्रहों की पहचान करें। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको कहा कि 8 ग्रह हैं, उसमें से 4 ग्रह आंतरिक हैं और 4 ग्रह जो हैं वो बाह्य हैं। तो आंतरिक होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून बाह्य होते हैं। तो आंतरिक कौन सा है? तो शनि, यूरेनस, नेपच्यून, तो इन तीनों को तो काट दीजिए क्योंकि ये 3 तो बाह्य हो गए। तो बचा एक मंगल, और मंगल ही जो है वो आंतरिक ग्रह है। ठीक है, अगला कहते हैं कि सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न लगता बहुत आसान है, लेकिन ये घुमा देता है कई बार, और आता है बार बार आता है ये प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सूर्य। देखिए सौर और सूर्य मिल रहा है ना, तो आपको ये ट्रिक याद रखना है। सूर्य जो है वो सौर मंडल का मुखिया कहलाता है, इसी के इर्द गिर्द बाकी ग्रह, पिंड, तारे सब जो हैं चलते हैं। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले पैर रखने वाला व्यक्ति कौन था? प्रश्न कई बार सीटेट में आया है। जी हाँ, स्टीवन फ्लेमिंग नहीं थे, जॉर्ज हुक भी नहीं थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मैक्स कोनी तो था ही नहीं, पता नहीं कहाँ से नाम है ये। चलिए अगला कहता है, ग्लोब पर प्रदीप्ति वृत्त दर्शाता है। जी हाँ, आपने देखा होगा जब ऐसा जो ग्लोब बना रहता है, इस ग्लोब पर आपने देखेंगे एक ऐसी रेखा बनी होती है ना, तो इसी रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यही रेखा ही प्रदीप्ति वृत्त है। तो अब ये है क्या, जरा जान लेते हैं प्रदीप्ति वृत्त क्या दर्शाता है ग्लोब पर। वातावरण में बदलाव, जी ने वातावरण में बदलाव को से इसको क्या लेना देना है?
पृथ्वी पर जल का कम होना, कोई मतलब ही नहीं बनता। दिन तथा रात का विभाजन, हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है पिछले से पिछले साल जो है सीटेट ने पूछा था कि प्रदीप्ति वृत्त क्या दर्शाता है। तो प्रदीप्ति वृत्त जो है वो ग्लोब पर दिन तथा रात का विभाजन दर्शाता है। अग्रिम प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक होने का परिणाम क्या होता है? झुक होने का नहीं, झुका होने का, ऐसा। तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ जो झुका हुआ है उसका परिणाम क्या होगा? सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर पड़ेगी? नहीं, विषुवृत्त वृत्त पर नहीं पड़ेगी। मकर रेखा पर भी नहीं पड़ेगी। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। मानचित्र पर पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है? दोस्तों आपको बता दूं, इस बार जो सीटेट का पेपर ये हुआ था सब जुलाई में, ये सबसे पहला प्रश्न ही यही था एसएसटी में, यही प्रश्न था। कई लोगों ने गलत कर दिया था कि मानचित्र पर पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है। देखिए मानचित्र जो होता है उस मानचित्र पर कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पार्क वगैरह है तो ग्रीनरी से, हरे पेड़ है तो ऐसे छोटा सा हरा पेड़ ऐसे बना करके दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है कुछ कुछ सिंबल के माध्यम से दिखाया जाता है, क्योंकि उस चीज को वास्तव तो मानचित्र पर दिखाया नहीं जा सकता है, इसीलिए तो पहाड़ जो है उसको भूरे रंग से दर्शाया जाता है। किस रंग से दर्शाया जाता है? भूरे रंग से। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, क्या कहलाती है? कुछ ऐसे पर्वत होते हैं, जो ऐसे पर्वत है ना, उन पर जो है दोस्तों इस तरीके से ना नदियां प्रवाहित हो रही होती हैं हर वक्त। तो इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं श्रृंखला, नहीं, पर्वतों की श्रृंखला होती है। जलाशय नहीं, गलत। हिमानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमानी को ही कहते हैं जो बर्फ के रूप में हमेशा जमी रहती है। वायु का दाब होता है दोस्तों, 2 साल से लगातार ये प्रश्न आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 साल से, बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन बार बार आ रहा है। वायु का दाब किधर से किधर की ओर चलता है? उच्च से निम्न की ओर, पहला ही उत्तर सही हो गया। निम्न से उच्च की ओर नहीं चलता, दोनों सही है ही नहीं, दोनों भी गलत नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क, उच्च से निम्न की ओर वायु का दाब चलता है। ठीक है। 11वां प्रश्न, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आपके सामने भूगोल से 2 से 4 प्रश्न आपको अभिकथन और कारण वाले देखने को मिलेंगे। 2-3 प्रश्न इतिहास और 2-3 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के अभिकथन कारण, यानी कि देखा जाए तो आपको कम से कम 10 प्रश्न जो हैं वो एसएसटी में अभिकथन और कारण वाले देखने को मिलेंगे। तो 2-3 प्रश्न मैंने भी भूगोल में अभिकथन कारण वाले डाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आप ये भी सीख जाएंगे कि अभिकथन और कारण वाले, क्योंकि बच्चे इसी को गलत करते हैं और 90% बच्चे गलत करते हैं, पर इसका ट्रिक क्या है ये जान लीजिए तो आप गलत नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, अभिकथन यानी कि कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहे हैं ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। बात तो ठीक है। उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, ये बात भी ठीक है। ठंड मौसम में उत्तर भारत का तापमान सही में कम हो जाता है। तो देखिए, अब आप ये अभिकथन और ये कारण है, तो अभिकथन के बाद ना क्योंकि जोड़ देना, बीच में क्या लिख देना? क्योंकि। अपने आप हल कर लोगे। अब पढ़ो, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं क्योंकि उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। मिल नहीं रहा ना? अब देखो, अगर इसको जोड़ोगे लास्ट आर को, तो इसके बाद इसलिए पढ़ना, क्या पढ़ना? ये ट्रिक है। इसलिए उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, इसलिए ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। तो यानी कि दोस्तों देखिए, अभिकथन भी सही है कि ठंडे मौसम में सच में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, ठीक है ना? तो अभिकथन तो वाकई में सही है। उत्तर भारत का तापमान कम जो होता है, ये बात भी सही है। लेकिन ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है इसलिए उत्तर भारत का तापमान कम होता है, ये बात थोड़ी ना है। उत्तर भारत का तापमान कम इसलिए हो जाता है क्योंकि ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। तो अगर ये अभिकथन में होता ना, ये वाली पंक्ति, और ये वाली पंक्ति कारण में होता, तो ये इसकी सही व्याख्या करता। लेकिन अभी ये जो है ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ए कथन जो अभिकथन है ये आर की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, अभिकथन ए सही है और आर गलत है। नहीं जी, सही तो दोनों है। अभिकथन ए गलत है, नहीं, गलत तो कोई सा नहीं है। अभिकथन कारण की व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, हाँ दोनों मात्र सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन 4 यानी घ सही हो जाएगा, कि कारण और अभिकथन दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है।
समझ गए होंगे। वायुमंडल के किस परत में मौसमी घटनाएं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार जो वायुमंडल के जो 5 परतें हैं, इन 5 परतों से बार बार आता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। ये 5 जो हैं मंडल हैं, इन पांचों मंडल से 2-3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल के किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं, तो जी हाँ, मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में। ऐसे क्षोभ नहीं लिखते, टाइप गलत हो गया, ऐसे लिखते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, वर्षा वगैरह जो है इसी मंडल में होता है। और अगला है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, इस प्रकार बने शैल को क्या कहते हैं। जी हाँ, द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस, देखिए शैल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आग्नेय शैल, एक होता है अवसादी शैल और एक होता है कायांतरित शैल। तो 3 प्रकार के शैल होते हैं। तो आपसे पूछ देगा कि इन निम्न में से कौन सा शैल है, पहचान करें इत्यादि। तो जब द्रवित मैग्मा जो निकलता है पृथ्वी से, पहाड़ से, वो जब ठंडा हो जाता है फिर ठोस बनता है, तो ये जो लक्षण हैं ये हैं आग्नेय शैल के। आग्नेय शैल में ऐसा होता है। अगला, निम्न में से कायांतरित शैल का उदाहरण दीजिए। जब आग्नेय शैल अवसादी शैल मिल करके उनकी काया पलट बदल दी जाती है, काया यानी कि उसका रूप रंग बदल दिया जाता है, तो वो कायांतरित शैल हो जाते हैं। बेसाल्ट, जी नहीं, बेसाल्ट आग्नेय का उदाहरण है। कभी भी जो बेसाल्ट होता है, ये बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण होते हैं। लेकिन जो संगमरमर है दोस्तों, ये कायांतरित शैल का, क्योंकि आग्नेय शैल और अवसादी शैल दोनों मिल करके संगमरमर बनाते हैं, तब अवसादी बनता है, कायांतरित होता है, उसका काया बदला जाता है। तो संगमरमर हो गया, चूना पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, ये सब कायांतरित शैल के उदाहरण होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में ओजोन लेयर पाया जाता है। जी हाँ, हम जानते हैं कि ओजोन लेयर वायुमंडल के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि ओजो, जैसा कि सुनने में आता है कि कुछ भाग से ओजोन लेयर में छिद्र पाए जा रहे हैं, जिस कारण सूर्य की सीधी रेखा पृथ्वी तक आ रही है और व्यक्ति को स्किन कैंसर जैसी बीमारी को देखना पड़ रहा है। इसलिए ओजोन लेयर जो है वो सूर्य की किरण को सीधे पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल के किस परत में ओजोन लेयर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है समताप मंडल में। देखिए, क्षोभ मंडल ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षोभ मंडल में वो वर्षा या फिर बिजली इत्यादि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। बाह्य मंडल, मध्य मंडल नहीं होगा, समताप मंडल होगा, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल के किस परत में हाइड्रोजन और हीलियम गैस तैरती हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि 5 परतें होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। अब इसमें जो बहिर्मंडल है ना, इस बहिर्मंडल में 2 गैसें तैरती हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। अग्रिम प्रश्न कहता है, अभिकथन और कारण वाला पुनः है। वायु अभिकथन है कि वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। कारण कहता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण मौसम बदलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं, एक होती है घूर्णन, एक होती है परिक्रमण। अब समझिए दोनों में अंतर क्या है। घूर्णन होता है जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमता है, जिससे दिन और रात बदलते हैं। लेकिन परिक्रमण होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसमें ऋतु इत्यादि बदलते हैं, और 365 या 366 दिन की जो है अवधि इस प्रक्रिया में लगती है। तो अभिकथन जो कहता है वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन कारण पृथ्वी के घूर्णन के कारण मौसम बदलता है, ये तो कारण ही गलत हो गया। नहीं जी, मौसम जो है वो परिक्रमण के कारण बदलता है। तो अभिकथन सही है, कारण गलत है। तो इसका पहला ही उत्तर सही हो जाएगा कि अभिकथन तो सही है लेकिन कारण इसका गलत है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से स्थायी पवनें किसे कहते हैं। जी हाँ, पवन कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें स्थायी पवन है, मानसूनी पवन भी होते हैं। तो अस्थायी पवनें जो हैं दोस्तों वो होती है पश्चिमी पवनें। पश्चिमी पवनें या व्यापारिक पवनें, 2 का नाम हमेशा याद रखना है, व्यापारिक पवनें या पश्चिमी पवनें। इनको हम कहते हैं स्थायी पवनें, क्योंकि ये एक स्थायी रूप से एक दिशा में ही लगातार बहते रहते हैं। अगला, निम्न में से
नवीकरणीय संसाधन हैं। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिसका आप कितना भी उपयोग कर लें लेकिन वो पुनः उसका जो है नवीकरण किया जा सकता है, पुनः उसका उपभोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि कोयला नवीकरणीय नहीं है, ये अनवीकरणीय है क्योंकि कोयला की मात्रा सीमित है। आपने इसका प्रयोग कर लिया तो एक आने वाले समय में इसकी मात्रा जो है घट सकती है। यानी कि कोयला एक बार अगर यूज हो गया तो उसको दोबारा नवीकरण नहीं किया जा सकता है। पेट्रोलियम भी जो है वो अनवीकरणीय, इनकी मात्रा सीमित है, इनको भी दोबारा जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो जल है, जल और मृदा, ये दोनों जो है दोस्तों ये नवीकरणीय संसाधन है। इसलिए नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि जल की मात्रा भरपूर है, आप जितना प्रयोग करें दोबारा जो है जल आपको पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा माना जाता है आने वाले समय में जल भी, इसकी भी मात्रा जो है, क्योंकि शुद्ध जल, पेय जल जो है वह सीमित मात्रा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, जल। अगला प्रश्न है, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके, ये क्या कहलाते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो तटीय प्रदेश होते हैं ना दोस्तों, वहाँ शुष्क प्रदेशों में जो है पवन की जो गति होती है बहुत तेज होती है, तो उसको रोका जाता है। तो आपने देखा होगा कई फिल्म वगैरह में तो कई लाइन से एक सीधे पेड़ होते हैं एक साथ ही। वो क्यों होते हैं? ताकि वो मृदा जो है ना टूटे ना, मिट्टी ना टूटे, टूट कर गिरे ना, उसके आवरण को रोका जा सके। तो इसके लिए दोस्तों वेदिका फार्म बनाए जाते हैं। जी हाँ, वेदिका फार्म होते हैं इस प्रकार के, ऐसे वेदिका फार्म से होते हैं और ऐसे कतार से जो है पेड़ आपको नजर आएंगे। ये ऐसे, ये मृदा अपरदन को, यहाँ से मिट्टी ना टूटे, इसके लिए रोके जाते हैं। ठीक है, अगला, तो इसका वेदिका फार्म से उत्तर है। स्थानांतरित कृषि का अपर नाम है। जी हाँ, स्थानांतरित कृषि वो कृषि होती है दोस्तों जो व्यक्ति स्थान बदल बदल के मौसम के अनुसार, या कई बार मिट्टी, वहाँ की जमीन जो है वो उपजाऊ नहीं रहती है, उस स्थिति में, या फिर कई बार जो है वो अपने पशु को लेकर के किसी और जगह जाते हैं, खाना बदोश टाइप के आप कह सकते हैं, तो ये स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो इस कृषि को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको हम कहते हैं कर्तन एवं दहन कृषि। कर्तन यानी काटा और दहन, जला दिया और उसको फिर उस मिट्टी को छोड़ दिया और फिर वो बाद में जो है 1 साल 2 साल बाद उपजाऊ या दूसरे फसल के लिए तैयार किया जाता है। जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होते हैं। उच्च तापमान, भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। किस फसल का लक्षण है? दोस्तों, ये प्रश्न इस बार भी सीटेट में आया था, लेकिन उसने अलग तरीके से पूछा था। मेरे पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। देखिए, कई प्रकार के फसल हैं, इन फसलों के लक्षण होते हैं जो भाई कोई जलोढ़ मृदा में, कोई जो है बलुआ मिट्टी में, इस प्रकार से वो उपजते हैं। किसी को उच्च तापमान चाहिए, किसी को उच्च वर्षा चाहिए, किसी को निम्न तापमान चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से प्रत्येक फसल की जो है उपजाऊ की स्थिति अलग अलग होती है। तो जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होते हैं, साथ साथ उच्च तापमान और भारी वर्षा की भी आवश्यकता होती है। बताओ कौन से फसल? जी हाँ, मक्का नहीं, पटसन, हाँ पटसन ही। पटसन जो है ये रेशेदार माना जाता है, इसकी खेती भारत और बांग्लादेश में अधिक की जाती है। जूट वगैरह पटसन है, ये रेशेदार कृषि कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम रेशेदार भी होता है। तो गेहूं तो नहीं है, चावल भी नहीं है, ये गलत हो गए। तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा पटसन, ऑप्शन ख। ये सही इसका जवाब होगा। और यहाँ पर जो है संपूर्ण भूगोल कक्षा 6 से लेकर के 8 तक जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों वो सभी आपके समक्ष हैं। आप यदि इन प्रश्नों के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, आप मुझसे इन प्रश्नों के PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रश्न का साथ आप इस वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि प्रत्येक प्रश्न की अच्छे से व्याख्या की गई है। तो आपके पास इतने प्रश्नों की जानकारी हो जाएगी, तो इसमें से 10-20 प्रश्न यदि उठ गए तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज की कक्षा समाप्त करते हैं। कल इतिहास संपूर्ण मैराथन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।